ओम का नियम क्या है? ठीक है, ओम का नियम कहता क्या है? ये बहुत कंपलसरी चीज़ है। आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं, दोनों क्लास में है। इसका सत्यापन जो है इंटर में है, ठीक है, जो अभी आगे मिल जाएगी। ओम का नियम कहता क्या है? अब ओम का मतलब वो नहीं कि माला लेकर जपना है ओम 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 और नमः शिवाय बाद में आप जोड़ दी, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। वह दैविकीय मंत्र है, ये ला है, नियम है, ओम का नियम है। तो कहता है ओम का हाई स्कूल में तो हर साल आता है। मतलब बच्चों का फिजिक्स में कोई क्वेश्चन याद हो या ना हो, दो ही क्वेश्चन याद होता है, एक प्रकाश का परावर्तन और एगो ओम का नियम। इसी से समझते हैं फिजिक्स में हम पास हो जाएंगे। मतलब कोई भी, मतलब अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है तो भी ये याद कर ले। हाँ आता है, ये 2 नंबर में आता है, मगर नहीं होता, एक मुजबानी चीज़ें होती है कि ये कंपलसरी हो गई, वही चीज़ है ये, ठीक है। तो इस पर पहले क्वेश्चन जानना जरूरी है। कहता है ओम का नियम क्या है? ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम से ओम का नियम की परिभाषा लिखिए, ओम का नियम से क्या समझता है। और भी कह देता है ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, प्रूफ करना आता है, और भी कई चीज़ें आते हैं। तो हमें ओम ला के बारे में पढ़ना है, आखिर में ये ला कहता क्या है, ये क्यों बना। जैसे कल अभी बता ही रहे थे कि जैसे हम लोग गाँव में ट्रांसफार्मर लगाता है, तो गाँव के पिछले टोला या शहर में है, टाउन में है, तो भी वहाँ देखिएगा कि अगर ट्रांसफार्मर से ज्यों दूरी बढ़ती है तो बिजली की जो वोल्टेज है, धारा है, वो कम होने लगती है, तो वहाँ पे प्रतिरोध लगता है। तो ये प्रतिरोध कितना होता है, ये ओम्स लॉ ही बताता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। किसका रुकावट? धारा का। जैसे मान लीजिए चालक तार है, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये तो प्लास्टिक का है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कॉपर का लेते हैं, इसमें है अंदर तो है, ये है कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा। तो इस तार की फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या आते हैं, ठीक है। इस तार की हमें क्या देखना है? फिजिकल स्टेट देखना है। इसका ला हम थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। तार ले लीजिए, इस तार का फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था देखिए, भौतिक अवस्था। इस भौतिक अवस्था में, इस भौतिक अवस्था की क्या क्या, भौतिक अवस्था में क्या क्या आते हैं? तो आपका आता है ताप, आता है दाब आएगा, ये फिजिकल है, फिर हटा लोगे तो फिर वही चीज़ होगा, ताप दाब। लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, तो लंबाई में चौड़ाई ऊंचाई ये सब आ जाता है, क्षेत्रफल हो गया इत्यादि में। कोई आप चेंजिंग ना करिए, कोई भी परिवर्तन। जैसे ये तार हो गया, मैंने लिया भी है एक नमूने के लिए। इस तार की ना लंबाई बदलें, न इस तार की ताप बदलें, न इस तार की हम दाब बदलें, मतलब इसमें कोई परिवर्तन न करें। तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, हाई स्कूल। और इंटर में ये कहते हैं कि इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये इंटर लेवल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब प्रूफ करते हैं तो यही प्रूफ करना होता है, V/I बराबर नियतांक कांस्टेंट होता है। ये इंटर लेवल होता है और हाई स्कूल लेवल ये हो जाती है, थोड़ी सी अंतर आ जाती है। अब एक चीज़ें आप कभी गौर किए होंगे, कभी आप देखे होंगे गांव में तो हम लोग रहते ही हैं, हाँ, गांव देखना है क्या, गांव में ही है, ठीक है। शहर भी देखते हैं, हम लोग का आजू बाजू है है चारों तरफ। अभी गर्मी का सीजन आएगा, हाँ, लाइट कम नहीं रहेगा गधई, लाइट वोल्टेज कम आएगा, पंखा जलेगा धिक 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 गर्मी के सीजन में। तो हम लोग के गांव के लोग क्या कहते हैं यही हैं कि लोग अपने अपने घरों में फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा ज़्यादा चला रहे हैं, इसलिए वोल्टेज कम आया है। पहली बात। ठंडी है तो लोग कहते हैं ठंडी में वोल्टेज खूब तेज आता है, तो लोग कहते हैं पंखा नहीं चल रही होगी, फ्रिज लोग नहीं चला रहे होंगे, कूलर नहीं चला रहे होंगे, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा है। ये गलत फिनोमेना है। पहले मेरी बात समझे ना, हीटर तो चलाते हैं ना, उससे ज़्यादा पावर वाली होती है, 2-2 हज़ार वाट की होती है। और हम लोग ये सोचते हैं कि गर्मी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण चल रहे होंगे, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह कई चीज़ें चल रहे होंगे तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। नहीं, वहाँ ताप का प्रभाव पड़ता है। वोल्टेज ऑलरेडी हाइडल पर से कम करके भेजी जाती हैं, जब कम करके भेज जाएंगी तो
ताप, एक तो बाहर का वातावरण ज़्यादा है, टेम्परेचर अधिक है। जब अगर वहाँ से वोल्टेज बढ़ा के भेजेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है, तो ये तार भी तो गर्म होगी। एक तो लाइट आ रही है, बिजली जा रही है, इसमें एनर्जी खर्च हो रही है, तो भी तार गर्म होगा। और वहाँ से वोल्टेज हाई करके भेजेंगे तो भी एक तो है, तो ये तार ज़्यादा गर्म होगा, पिघल कर गिर जाएगा। देखना गर्मी में बहुत ज़्यादा तार टूट के गिरती है। इधर से हम लोग जाते हैं, पता चलता है गांव में एक टोला में इधर तार गिर गया, फिर हाइडल फ़ोन करो, फिर ये काम होती है, ये होती है ना गर्मी के सीजन में। तो हाँ, आग भी लग जाती है। तो वोल्टेज ऑलरेडी कम करके भेजी जाती है, ऊपर से ताप जैसे बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे मोबाइल देखिएगा जब टेम्परेचर अधिक हो जाती है, जैसे मोबाइल हम लोग चलाते हैं धूप में या गर्मी के सत्र में, तो जब मोबाइल नेट वोट चलाएंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिक पहले कहता है मोबाइल जो हीटिंग का पहले सिंबल देता है, फिर ऑटोमेटिक आपका मोबाइल क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा कुछ क्षण के लिए, और फिर ऑटोमेटिक खुल भी जाता है। क्यों? क्योंकि जब शट डाउन होगा तो उसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा। वहाँ भी प्रतिरोध है काम करता है, प्रतिरोध उसकी बढ़ने लगती है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। समझ गए? बिजली गर्मियों में इसीलिए कम आती है, ताप अधिक होता है, बाहर का मौसम का टेम्परेचर अधिक होता है, तो वोल्टेज कम करके भेजे जाते हैं। और जब कम करके भेजे जाते हैं, अगर वोल्टेज अधिक करके भेजते हैं तो तार गर्म हो जाएगी, पिघल कर गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। दूसरी बात, ठंडी में अब गर्मी में हम लोग कहते हैं उपकरण ज़्यादा चलते हैं, ये मिथक, ये वर्ड जो है मिथक है, गलत ये वर्ड है। दूसरी बात कि ठंडी में पंखे उंखे नहीं चलते हैं, मगर आदमी हीटर चलाता है, हाइलोजन बल्ब जलाता है, हाई पावर वाला बल्ब गर्म करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज लग ही रहा है, ऑलरेडी लग रहा है। तो वहाँ पे जब बिजली भेज जाएंगे तो हमारा एक तो बाहर का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा वोल्टेज हाइडल पर से आती है, ज़्यादा वोल्टेज करके भेजते हैं, तो हमारे वहाँ बल्ब वगैरह अच्छी जलती हैं। ठीक है, जो भी उपकरण चलाना है अच्छे चलते हैं। अब देखना गर्मी के सीजन में 10-12 बजे के बाद रात में वोल्टेज ऑटोमेटिक अधिक हो जाती है, तो वहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर जब कम होगा तो वोल्टेज वहाँ से बढ़ा के भेज देते हैं। 2-4 बार खटखट करता है और वोल्टेज बढ़ जाएगा रात के समय में, देखिएगा, क्योंकि बाहर की टेम्परेचर रात में गर्मी में भी डाउन हो जाती है, तो वहाँ तार जो है जल कर गिरने की संभावनाएँ नहीं रहती हैं। ठीक है, वहाँ प्रतिरोध का ही काम है, तो हमें वही पढ़ना है, ओम्स लॉ। क्या पढ़ना है? वहाँ पे ओम्स लॉ लगते हैं। कौन सा लॉ लगेगा? ओम्स लॉ। अब ये मिथक मत रखिएगा कि गर्मी में ज़्यादा उपकरण चलते हैं तो वोल्टेज कम आता है, और ठंडी में जो है कम उपकरण चलते हैं तो वोल्टेज अधिक होता है। ये मिथक है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है वोल्टेज। ठीक है, ताप जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज नहीं आएगा। अगर बढ़ाते भी हैं तो ऊष्मा के कारण तार पिघल कर गिर जाएंगी गर्मी के सत्र में, और ठंडी में असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए तार लेना है, जैसे ये ले लिए, इस तार की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, जैसे क्या, ताप आ जाएगा, दाब आ जाएगा और लंबाई आ जाएगा। इसमें आप कोई चेंजिंग ना करिए, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर लगाया गया और इसमें कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके सिरों पर कितना विभवांतर लगाया गया और इसमें कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इनका अनुपात नियतांक होता है। ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो गई। और उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड हो गई। और अनुपात जब पढ़ते हैं तो ये इंटर स्टैंडर्ड हो जाती है। बस नॉर्मल से, जैसे ध्यान सुनिए क्या कहें। मान लो तार लिए, भौतिक अवस्था को एकदम स्थिर रखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर लगाया गया और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हुआ, इनका अनुपात नियतांक होता है। यह 12 का होता है। और वही हाई स्कूल जब पढ़ते हैं तो उसमें उसके सिरों पर कितना विभवांतर है और उसमें कितना प्रवाहित धारा है, ये अनुक्रमानुपाती होती है। यह हाई स्कूल स्टैंडर्ड कहता है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे क्योंकि ओम्स लॉ प्रूफ ही करना है। तो चलिए देखिए क्या कहेंगे, और हम 2-4 शब्दों में हम बता देंगे। धनाक दे, और कागज उठाइए तो थोड़ा दीजिएगा, आवाज़ साफ है थोड़ा। देखिए क्या कहेंगे, यदि कोई भी चालक तार है, इस तार की क्या लेना है, तो भौतिक अवस्था। इस भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है, तो ताप आएंगे, दाब आएंगे और लंबाई आएंगे। क्या आएंगे? लंबाई। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसके सिरों पर क्या लगेगा, विभवांतर।
जो तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सुन लिया उसके सिरों विभवांतर स्थापित होगा, विभवांतर। और जब विभवांतर स्थापित होगा तो ये विभवांतर और इसमें कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं इनका रेशियो निकाल लीजिए। ये आपका नियतांक होता है, कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब तार लेना, भौतिक अवस्था, उसमें क्या परिवर्तन नहीं आपको करना है। तार लेना है और उस तार की भौतिक अवस्था में आपको परिवर्तन नहीं करना है, तो उसके सिरों पर विभवांतर जो लगेगा और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है इसका अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। यही ओम्स लॉ है। हो गई। मतलब 3 4 10 सेकेंड लगा है, टाइम देख लीजिए। तार लेना है, भौतिक अवस्था में आपको परिवर्तन नहीं करना है, तो उसके सिरों पर लगाया गया कितना विभवांतर है और कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। टाइम देखिए 10 सेकेंड से भी कम लगा है। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फार्मूला लिख दे रहे हैं। बीमा वगैरह तो सब प्रतिरोध में ही पढ़ा दिए हैं। लिखेंगे देखिए क्या, इस नियम के अनुसार या ओम्स के नियमानुसार, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, डैश दे देंगे। इन्वर्टेड काम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, हम लिखेंगे यदि चालक की भौतिक अवस्था, कौन सा स्टेट देखना है? भौतिक अवस्था। जैसे क्या? तो ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया क्या चीज? तो विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात एक क्या होता है? तो नियतांक होता है। नियतांक होता है। देखिए क्या कहेंगे, मतलब कह रहा है, यही इनका थ्योरम कह रहा है कि यदि कोई चालक तार है, जैसे ये है, इसका फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे। भौतिक अवस्था में क्या आएंगे? ताप, दाब, लंबाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो उसके सिरों पर कितना विभवांतर लगाया जा रहा है और उसमें कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, उनका अनुपात एक नियतांक होता है। उनका अनुपात क्या होगा? और वही हाई स्कूल में कहते हैं कि लगाएगा विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, अनुपात के जगह पर अनुक्रमानुपाती लिखते हैं। बस हो गई, क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना है, इसलिए अनुपात एक नियतांक लिखे हैं। होता ही है, जब भी प्रोपोर्शनल आप आई लिखते हो तो इसको हटाते हो तो यहाँ कोई कांस्टेंट लिखते हो और इंटू आई, तो इसको इधर भेजते हैं तो v/i बराबर कांस्टेंट होता है। हाई स्कूल का थोड़ा करेक्शन रूप इसमें पढ़ा जाता है। बात वही है, जो वह कहा जाता है वही अभी कह रहा है। अब देखिए क्या कहेंगे, लिखेंगे डैट इज v/i बराबर क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो नियतांक। ऐसी v/i को हम क्या कहते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोध, जो कल ये पढ़ाए थे। v/i बराबर r होता है, तो सेम ओम का नियम प्रतिरोध है, डिफिनीशन ही कहता है। ठीक है, एक बार और समझाते तो हो गया, परिभाषा हो गई। r बराबर v/i या v/i बराबर, इसी कांस्टेंट को हम प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, कह क्या रहा है ओम्स लॉ कि यदि कोई चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था, इसमें क्या आएंगे? ताप, दाब, लंबाई, इन सब में कोई आप परिवर्तन न करें, तो उसके सिरों पर कितना विभवांतर लगा रहे हैं और उसमें कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उनका अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। हो गई बस। v/i बराबर क्या होता है? r, या v/i बराबर कांस्टेंट। इसका इसलिए लिखे हैं v/i बराबर कांस्टेंट, क्योंकि यही प्रूफ है करना होता है ओम्स लॉ में। समझ में आया? चलिए।